नमस्कार, कैसे हैं आप सब बेटा? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग सेल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो आइए सेल को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और कहाँ तक हमने सेल में शुरुआत में पढ़ लिया था वो हम लोग एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कल हम लोगों ने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है? तो आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले कुछ बात हम लोग और करेंगे। आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दिया जाए कि यह अनअकैडमी की फ्री क्लास है, इसको कोई भी कर सकता है। यदि आप अनअकैडमी प्लस से जुड़कर अपने तैयारी को एक सीक्वेंस में अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयार करना चाहते हैं, तो आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और सब्सक्रिप्शन के लिए आप किसी भी टीचर का रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा रेफरल कोड जो है DSYT लाइव है और दीपेंद्र 10 है, ठीक है? तो जैसे आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, आपको जो भी प्रतिशत ऑफर उस समय चल रहा होगा, 10, 20, 30, 40 जो भी प्रतिशत चल रहे होंगे ऑफर के, वैसे 10% हमेशा ऑफ रहता है। तो ये आप ऑफर ले सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले सकते हैं आप। अगर आप UPPSC की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन का सबसे पहले ऐप से आप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, फ्री क्लासेस भी कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ते हैं तो उसके एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। कहीं भी कभी भी रिकॉर्डेड और लाइव सेशन जो चल रहे होंगे अनअकैडमी एप्लीकेशन पे, उसको आप कर सकते हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका है सर। एकेडमिक कैलेंडर सिंक्रोनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड पेडोलॉजी कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारा सिलेबस कवर कराया जाता है। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है सर। स्टडी मटेरियल PDF में है, क्विजेस भी होती रहती हैं। इसके अलावा स्ट्रेटजी सेशन, ओरिएंटेशन क्लासेस, मास्टर क्लासेस भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, तो इसका आप फायदा ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस से। इसके अलावा एक अनअकैडमी लाइट शुरू किया गया है। यह अनअकैडमी की तरफ से लिया गया एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। जो भी हमारे UPPSC के तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं हैं, वो इस अनअकैडमी लाइट को बाई कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से। इसमें क्या है, अभी फिलहाल 24+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। और ये दीपेंद्र 10, जैसे ही आप DSYT लाइव या दीपेंद्र 10 कोड लगाएंगे तो आपको ये 6 मंथ के लिए वैलिड होगा और 179 रुपीज़ में मिलेगा, है ना? बहुत ही सस्ता है और आराम से आप एग्जाम्स दे सकते हैं घर बैठे, क्योंकि अनअकैडमी पर अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं था, तो वो भी अवेलेबल हो गया, ठीक है? आइए, तो देखिए, अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बेटा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे कुछ रिवीजन के बारे में कि हमने क्या पढ़ा था। देखिए, हम लोग दो चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे सर। एक तो मैंने आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया था और दूसरा मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया था। हमने आपको बताया बहुत ही सीक्वेंस में आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। सेल एक बड़ा टॉपिक है ना? इजी अगर हल्का हल्का बता दिया जाएगा तो उसमें आपको मज़ा भी नहीं आ पाएगा। आप एक अच्छे से जब तैयार करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपकी एक अलग हो जाएंगी और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है? तो सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए, जल्दी से सब लोग जवाब देंगे। सेल वॉल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है? जल्दी से बताएं, सेल वॉल किससे बना होता है? तो आप सबको पता है किससे बना होता है सर, सेल्यूलोज से। वेरी गुड। इस धरती पर सबसे ज्यादा शुगर कौन सी प्रेजेंट है? सेल्यूलोज। क्या एनिमल में सेल वॉल है? नहीं, प्लांट में प्रेजेंट है। वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाइए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, UPSC में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पूछेगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे पूछता है कि सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। दूसरा दे देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर करेक्ट, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं सर। कभी कभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर हम चलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। देखिए, दो चीज़ें हैं सर। एक तो हो गई सेल वॉल, कोशिका की सबसे भारी परत, प्रोटेक्शन के लिए। किसमें पाई जाती है? सिर्फ प्लांट में। इसकी जगह एनिमल में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या है ये? कोशिका की सबसे भारी परत, प्रोटेक्शन के लिए। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक ही बता देते हैं सर, बहुत गलत है। ध्यान रखिएगा, सेल वॉल बाहर प्रेजेंट होती है बेटा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, राइबोसोम, इन और साइटोप्लाज्म, इनको जो कवर करती है ना अंदर से, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर दोनों में प्रेजेंट होती है, ध्यान रखिएगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी। अंतर क्या है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? सेल वॉल बाहर होती है, सेल मेम्ब्रेन भी बाहर होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होती है? सेल के अंदर, जो लिविंग चीजों को, जो सेल ऑर्गेनेल्स है उन कंटेंट को बाउंड करके रखती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखिएगा। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा रिवीजन, किसने खोजा था? वेरी गुड, अल्टमान ने खोजा था। नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इतनी बातें एकदम आपकी क्लियर हो चुकी थी, तो इसमें कोई इफ और बट नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जरा ध्यान से देखिएगा इसको, और इम्पॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हिंदी में अंतःद्रव्य जलिका। क्या बोलते हैं इसको? अंतःद्रव्य जलिका बुलाते हैं इसको, ठीक है। अंतःद्रव्य जलिका क्या होती है? यह अंतःद्रव्य जलिका, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। मैं हाइलाइटर का यूज कर लेता हूँ थोड़ा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि आपके सेल का बॉस कौन है? न्यूक्लियस। देखिए 3D डायग्राम थोड़ा बनाइए, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस को बाउंड करके कौन रखता है? घेर कर कौन रखता है? न्यूक्लियस को बाउंड करके कौन रखता है बेटा? जल्दी से बता दो। तो न्यूक्लियस को सर बाउंड करके रखता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब यह एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आप जरा देखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कितने प्रकार की आपको यहाँ पे दिख रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तो आपको दिख रही है सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसको हम बोलते हैं हिंदी में खुरदुरी अंतःद्रव्य जलिका। इसको क्या बोलते हैं? खुरदुरी अंतःद्रव्य जलिका बोलते हैं। और जरा इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपकी क्या दिख रही है आपको? यहाँ पे आपको दिख रही है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जलिका बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दो टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हो गए, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड वन इज नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जरा देखिएगा रफ में डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर आपको रफ में दिख रहा है ना, ये देखिए रफ में दिख रहा है ना डॉटेड स्ट्रक्चर। ये डॉट का मतलब होता है सर राइबोसोम। इसका मतलब सिंपल सा है सर कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और स्मूथ वाली देखिए एकदम स्मूथ लग रही है आपको ना, चिकनी लग रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है। तो बात मेरी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःद्रव्य जलिका। अब इन दोनों का काम भी अलग होगा। न्यूक्लियस के पास है, तो जरा समझ जाओ काम क्या करेगा सर? प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है इसका। क्यों? क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, और राइबोसोम का एक सूत्री कार्यक्रम होता है सर क्या? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। एक सूत्री कार्यक्रम मतलब दैट इज द प्रोडक्शन साइट ऑफ प्रोटीन एक्चुअली, है ना। प्रोडक्शन साइट ऑफ प्रोटीन क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो हेडिंग डाल दीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन सारे हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसा कि आपको पता है। शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप ER भी लिख सकते हैं, अंतः द्रव्य जलिका। क्या बोलते हैं इसको? अंतः द्रव्य जलिका बोलते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी का खोज का श्रेय किसको जाता है? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कोई बताना चाहता है तो बता भी सकता है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बेटा किसने? पोर्टर साहब ने। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? पोर्टर साहब ने। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये बेटा? इसकी साइट कहाँ पे, लोकेशन इसका कहाँ पे होता है? मैंने बताया अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो सर न्यूक्लियस के पास ही है। तो अगर प्रोटीन भी अगर इसे बनाना है तो प्रोटीन बनने का भी एक सीक्वेंस होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए टू प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन। याद होगा सबको, है ना, सबने पढ़ा है बचपन में। तो कहीं ना कहीं अगर प्रोटीन बनानी है सेल की तो इन्फॉर्मेशन तो डीएनए ही देगा, और सारा का सारा डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, इसीलिए न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होता है। तो इसका साइट कहाँ हो गया? अराउंड द न्यूक्लियस। सबसे पहली बात इसके टाइप। तो टाइप सर इसके होते हैं कितने? दो होते हैं। पहले का नाम होता है सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में इसको बोलते हैं चिकनी अंतःद्रव्य जलिका। दूसरा क्या बेटा इसमें बताया हमने? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको बोलते हैं खुरदुरी
अंतः द्रव्य चलिका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बेटा बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होती है, तो आपको पता चला बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ये क्या होता है? खुरदरी होती है। और राइबोसोम का सर सिर्फ एक कार्यक्रम होता है, क्या? प्रोटीन का निर्माण करना। इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाएगा सर, और इसका दूसरा काम नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सवाल ये आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा, क्या करेगा ये? एनी आइडिया किसी को? किसी को कोई आइडिया हो तो बता दे जल्दी से भाई कि क्या करेगा रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली लिपिड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। और लिपिड का मतलब समझते हैं आप सबको पता होगा लिपिड का मतलब क्या होता है? फैट या वसा, ठीक है। तो ये काम होता है यहाँ पे। एक बार फिर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है? अराउंड द न्यूक्लियस। खोज किसने की? पोर्टर ने। टाइप कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सेकंड वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करेगी? प्रोटीन बनाएगी, स्मूथ लिपिड बनाएगी। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बेटा। कल हमने आपको सेल का डायग्राम पूरा दिखाया था, बना भी दिया था, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। चौथा पॉइंट आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। राइबोसोम इसी में प्रेजेंट है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए। राइबोसोम। तो अभी अभी हमने आपको राइबोसोम के बारे में बताया कि राइबोसोम बेसिकली, देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ये देखो कहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम, जरा देखना। ये देखो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाइट वाइट देखो, ये वाइट वाइट डॉटेड दिख रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं राइबोसोम। ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर दिखे, इसी को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। देखिए सर, राइबोसोम का एक सूत्री कार्यक्रम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, बस और कुछ काम ही नहीं इसका, इतना समझ लीजिए। एक काम, प्रोटीन का फॉर्मेशन। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी देख लेते हैं। देखिए इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की थी पैलाडे ने। ध्यान रखिएगा किसने किया था? पैलाडे ने। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इनकी डिस्कवरी की। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये कॉमन होता है, ये कॉमन चीज है किसकी? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। मतलब यह बैक्टीरिया में भी पाया जाता है राइबोसोम, और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। कॉमन सी चीज है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम बेसिक, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत तो सबको है ना सर, और प्रोटीन की जरूरत अगर सबको है, बैक्टीरिया को भी है और यूकैरियोट को भी है। हो सकता है कि बैक्टीरिया के लिए रोग कॉज करने के लिए कोई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल हो, जब तक इसकी प्रोटीन नहीं बनेगी रोग ही नहीं होगा कोई। कुछ ना कहीं मिला के हर चीज़ के, हर एक ऑर्गेनिज्म को प्रोटीन की जरूरत तो है ही है ना। किसी के अपने टॉक्सिन बनाने के लिए, किसी अपने एंजाइम बनाने के लिए, किसी का अपना हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होती है। तो राइबोसोम दोनों में पाया जाए। तो सबसे पहली बात तो राइबोसोम का एक काम हो गया प्रोटीन फॉर्मेशन। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इट ओनली responsible it only responsible for protein synthesis, it only responsible for protein synthesis। यह सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करती है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? एनी आइडिया, एनी गेस? राइबोसोम का क्या नाम रख दिया गया? जल्दी से बता दो कोई। इसीलिए राइबोसोम को हम क्या बुलाते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बुलाते हैं। दैट्स व्हाई it also known as protein factory of the cell, protein factory of the cell। हिंदी में राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाने का काम करता है, इस वजह से इसको कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोडक्शन साइट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन साइट है, स्टोरेज साइट नहीं बता रहा हूँ, प्रोडक्शन साइट। स्टोर कहीं और पे होगा, लेकिन जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? राइबोसोम में।
और राइबोसोम कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर है? अब इसके टाइप के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं तो आप सबको पता होगा कि राइबोसोम सर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सर 70S और एक होता है 80S। ये किस बेसिस पे बोला गया भाई? ये कैसा नाम होता है? 70, 80 कोई नाम है? भाई मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, उसमें था, है ना, 786, 788 ऐसे कुछ नाम थे ना। हाँ, तो ये कैसा नाम है? एस का मतलब क्या? एस का मतलब एक्चुअल में स्वेडबर्ग यूनिट होता है। स्वेडबर्ग यूनिट होता है। देखिए 70 और 80 का मतलब समझिए सर, बहुत सारी बुक में ये भी लिखा है कि साइज पर डिपेंडेंट है कि 70 माइक्रोमीटर का राइबोसोम किस में होता है? 70 माइक्रोमीटर का राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी कहा जाता है कि प्रोकैरियोट में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। और 80S किस में पाता है? यूकैरियोट्स में। एक्चुअल में इसकी प्रोटीन कंटेंट को बताता है ये 70 मिला होता है दो यूनिट से, एक होता है 50 और एक होता है 30। और 80S मिला होता है दो सब यूनिट, दैट इज नोन एज 60 और 40। ये मत सोचना कि 50, 30, 80 हो रहा है, 60, 40, 100 हो रहा है, नहीं। एक्चुअल में परसेंट ऑफ प्रोटीन पे डिपेंडेंट होता है। ये 50, 30 एक्चुअल में परसेंट ऑफ प्रोटीन है कि किस में प्रोटीन ज़्यादा बन रही है, किस में प्रोटीन कंटेंट कम है। ठीक है, तो ये सब यूनिट्स होते हैं। तो 70S के सब यूनिट्स क्या है? 50 और 30 सब यूनिट्स है। और 80S के सब यूनिट्स क्या है? 60 और 40 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और एस का मतलब स्वेडबर्ग। क्लियर है? चलिए, तो यह राइबोसोम के बारे में जानकारी हुई। राइबोसोम का बेसिक सर काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और कुछ नहीं। पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, खोज की फैराडे ने। होते दो प्रकार के, 70, 80। 80 फाउंड इन यूकैरियोट, 70 फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर है बात? बताइए, कोई समस्या किसी को? एनीवन इफ हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट पे चले, आइए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे बेटा किसके बारे में? लाइसोसोम, है ना? सबको पता होगा। कितनी चीजें हमने पढ़ी? दो, दो, चार, एक पांचवा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या बेटा? लाइसोसोम। यहाँ पे डीएनए आरएनए सब पढ़ेंगे, अब टेंशन नहीं लेना है सेल में। लाइसोसोम सुना है सबने इसके बारे में कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो लाइसोसोम के बारे में ना जानता हो? सबने सुना होगा भैया। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल सुना है कि नहीं? वही सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इस बात को ध्यान, इसको मैं जब भी मैं लाइसोसोम पढ़ाता हूँ ना, तो मैं एक कहानी से इसको कोरिलेट करता हूँ। लाइसोसोम को मैं हमेशा एक स्टोरी से कोरिलेट करता हूँ, और वो स्टोरी है अलादीन का चिराग से एक जिन निकलता था, है ना? वही वाली कहानी यहाँ पे आप लोग से सुनेंगे। लाइसोसोम को क्यों बोला था सुसाइडल बैग? कहीं ना कहीं आत्महत्या से थोड़ा बहुत तो रिलेटेड होगा। सुसाइड का मतलब तो भैया, जब मरने के पीछे, हमारे मरने के पीछे हमारा ही हाथ हो, तो दैट इज नॉट अ सुसाइड, है ना? तो कहीं ना कहीं लाइसोसोम के मरने के पीछे इसी का हाथ होता है। तो कैसे होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी खोज किसने की, ध्यान रखिएगा, तो डी ड्यूब ने की थी। किसने किया था? डी ड्यूब ने। दुबे मत लिख दीजिएगा, डी डूबे बोला था। ठीक है, क्या बोला था? डी डूबे, कि दुबे जी खोजे थे। चलिए, तो डी डूबे ने खोजा था। एक्चुअल में बेटा ना, लाइसोसोम जो होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और लाइसोसोम के भीतर क्या होती हैं? करीब करीब 20 प्रकार की एंजाइम पाई जाती हैं। ये क्या है आपका? ये आपका लाइसोसोम है। और इस लाइसोसोम के भीतर कितने प्रकार की एंजाइम पाई जाती हैं? करीब 20 टाइप की एंजाइम प्रेजेंट होती है, 20 टाइप की, जिनका नेचर सबका कैसा होता है? एसिडिक होता है। मतलब 20 प्रकार की अम्लीय एंजाइम उपस्थित होती है किसमें? लाइसोसोम में। सोचिए, तो इतनी अम्लीय एंजाइम करेंगी क्या? देखिए, बेसिकली लाइसोसोम का काम क्या होता है मैं बता दूं आपको, कि आपकी बॉडी में जो भी डेड सेल प्रोड्यूस होती है ना, जो भी मरी हुई कोशिकाएं हैं, जो भी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, जो भी जीर्ण कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिकाएं हैं, उन सबको लाइसोसोम अपने अंदर लाता है और अपने एंजाइम में जो 20 टाइप्स के रखा है उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। जैसे कि आरबीसी, आपको पता है कि आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? 90 से 120 दिन होती है, 45 से 55 लाख होती है। मतलब हर 4 महीने में चेंज हो रही है आरबीसी। तो क्या हम शरीर से बाहर निकाल रहे हैं उसको? नहीं। कहाँ जा रही है? लाइसोसोम में। लाइसोसोम से कहाँ जाती है? उसको भेजा जाता है लीवर में भी, बाइल जूस का प्रोडक्शन भी होता है उस, है ना? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन भी प्रेजेंट होते हैं उसमें, पता होगा आपको। तो कहने का मतलब ये सर, कि जो भी आपके बॉडी में, जो भी आपके शरीर में मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, मरा हुआ बैक्टीरिया होता है, या जो भी कोशिका का कोई रोल नहीं, खत्म हो गया, उसको लाइसोसोम अपने पास लाएगा, अपनी एंजाइम में डाइजेस्ट करके खत्म कर देगा। बात अब इंपॉर्टेंट शुरू हो रही है
कभी कभी आपके बॉडी में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके शरीर में कोई भी डेड सेल प्रोड्यूस नहीं हो रही है। आपके शरीर स्टारवेशन के पीरियड में है, आपके शरीर में कोई भी डेड सेल प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो जब आपके शरीर में कोई डेड सेल प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो लाइसोसोम करेगा क्या? मेरे भाई, इसके पास इतनी अम्लीय एंजाइम होती है ना कि ये जब डेड सेल नहीं मिलेगा तो अपने ही कोशिका को डाइजेस्ट कर लेगा। किससे? अपने ही एंजाइम से। क्यों? इसकी मजबूरी है, ये इसका शौक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये इसका काम नहीं है, इसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा एसिडिक एंजाइम्स होती हैं कि ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है जब इसको डेड सेल नहीं मिलता। तो मजबूरी है ये इसकी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बुलाया था क्या कि सुसाइड कर लिया इसने, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, या इसको एटम बम ऑफ द सेल का भी दर्जा दिया था, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको? एटम बम ऑफ द सेल का भी दर्जा देते हैं। तो बेसिकली लाइसोसोम का काम क्या है? डेड सेल को डाइजेस्ट करने का काम, ठीक है। डेड सेल को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। डेड सेल को डाइजेस्ट करने का कार्य होता है। कंडीशन क्या है? जब डेड सेल प्रोड्यूस नहीं होगी। सर इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एम्फसाइज करने वाला पॉइंट है। जब डेड सेल प्रोड्यूस नहीं होगी, जब डेड सेल प्रोड्यूस नहीं होगी तो इतनी ज़्यादा एसिडिक एंजाइम से 20 प्रकार की इसके पास कि इसकी खुद की सेल डाइजेस्ट हो जाएगी। तो इसकी खुद की सेल इट डाइजेस्ट इटसेल्फ, तो इसकी स्वयं की सेल डाइजेस्ट हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। क्लियर है बात? तो इसकी स्वयं की सेल क्या हो जाएगी? डाइजेस्ट हो जाएगी। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है। तो पहला रखा गया है सर क्या? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको क्या बुलाते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। और एक इसको क्या बुलाते हैं बेटा? एटम बम ऑफ द सेल। बढ़िया बढ़िया नाम है सर, एटम बम ऑफ द सेल, है ना। कोशिका का परमाणु बम भी बुलाते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछ लें। कोई डाउट नहीं किसी को, आगे चला जाए। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? देखिए, हमने आज पढ़ा क्या? हमने पढ़ा राइबोसोम, हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने पढ़ लिया लाइसोसोम। काफ़ी सिलेबस हमने कवर किया आज। चलो, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। अच्छा हाँ, लाइसोसोम के बारे में एक जानकारी मैंने आपको शायद अभी तक नहीं दी कि लाइसो, अच्छा नहीं, पहले बता चुका हूँ मैं सेल का डायग्राम में कि लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है बेटा? एनिमल में। प्लांट में है? नहीं है। यही इसीलिए सबसे पहले डायग्राम बना के ये बताया था मैंने आपको कि लाइसोसोम ओनली फाउंड इन एनिमल्स, इट एब्सेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है? ये एब्सेंट होता है, ध्यान रखिएगा। प्लांट में सुसाइडल बैग ऑफ द सेल नहीं पाई जाती है। क्लियर है बात? नो बकवास। आइए, अब हम लोग चलेंगे किस पे? अब हम लोग चलेंगे प्लास्टिड पर। 6 नंबर हेडिंग डाल दी, प्लास्टिड या लवक। प्लास्टिड या लवक, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किस में पाई जाएगी, है ना। नाम से पता चल रहा है कि नहीं? लवक का मतलब क्लोरो, कहीं ना कहीं निकल के आता है ना, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल दैट थिंग्स, है ना। तो आपको पता है कि प्लास्टिड या लवक उसमें पाया जाएगा जो जो चीज़ फोटोसिंथेसिस करती है, जो चीज़ें प्रकाश संश्लेषण करती है, उसमें प्लास्टिड पाया जाएगा। और आपको पता है कि एनिमल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की बिल्कुल भी भूमिका नहीं निभाते हैं। तो मैं जब कभी पढ़ाता भी हूँ, बताता हूँ, जो अपना खाना खुद से बनाता है वो उसको बोलते हैं स्वपोषी ऑटोट्रॉफ, और वो होते हैं प्लांट। तो लोग कहते हैं सर हम भी अपना खाना बनाते हैं, दाल भात चोखा। ऐसा नहीं है। खाना तो सब तुम खाना बनाते हो, लेकिन तुम खाने में क्या बना रहे हो? प्लांट बना रहे हो ना। अनाज को बना रहे हो, किसी प्लांट को खा रहे हो, किसी एनिमल को खा रहे हो। अभी हम तुमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दें और पानी दे दें और धूप में बैठा दें तो क्या ग्लूकोज बना लोगे? नहीं बना पाओगे, अब फेल हो जाओगे, है ना। तो यही कहानी है। तो प्लांट वो काम कर सकते हैं। प्लांट CO2 लेते हैं, जल लेते हैं,
और सूर्य की उपस्थिति में अपना खाना ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। तो प्लास्टिड ओनली फाउंड इन प्लांट्स, इट्स ओनली फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस में बेटा पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। यह एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्लियर है। प्लांट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसका खोज जो सबसे पहले किया था, किसने किया था, जल्दी से बता दो, कौन बताएगा, प्लास्टिड की खोज किसने की, जल्दी से बताओ फटाफट। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपने अर्नेस्ट हैकल का नाम बहुत बार सुना होगा, तो उसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी बेटा, अर्नेस्ट हैकल साहब ने की थी। तो सबसे पहले लिख लीजिएगा, प्लास्टिड की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल साहब ने इसकी डिस्कवरी की। और प्लास्टिड होते कितने प्रकार के बेटा, 3 प्रकार के, ध्यान रखिएगा कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो लिख लीजिए, इन टाइप के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हमने आपको टाइप बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक और ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून विद अस। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन जरूर लें। बाकी हम लोग का बैच शुरू होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मेरा 13 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है साइंस टेक का एप्लीकेशन पे, और 2:30 से 4 इसकी टाइमिंग होगी। सब्सक्रिप्शन लें यदि आप जुड़ना चाह रहे हैं अनअकैडमी के साथ। कौन सा कोड लगाएंगे, DSYT लाइव, कोड में फिर से बता दे रहा हूँ, DSYT लाइव, या आप लगा सकते हैं दीपेंद्र 10। अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन में छूट पाने के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।